First of all, welcome to Vidya Alankar, all of you. So let us start. तो अभी ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए व्हाट वी हैव थॉट इज टू स्टार्ट दिस वेकेशन बैच जिसमें अपना मेन मोटो रहेगा टू कवर ऑल द कांसेप्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टार्ट those that we have missed in semester 2 वो concepts को cover करके so that we proceed for next semester. एक बार मैं क्लियर कर दूं, अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अब कंसेप्ट क्लियर होने का ये मतलब ये नहीं कि आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बहुत याद है, बट कौन सा फॉर्मूला मतलब 279 अगर आप बहुत अगर वो नहीं किया तो एंट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर ये आप अच्छे से किया देन एंट्री इज गोइंग टू बी समहाउ मैनेजेबल, क्योंकि एंट्री का टॉपिक अगर आपने so those who are there in semester 1 and semester 2 batches are already aware कि मैंने क्लास में ये चीज बताई थी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द गोल्डन किडनीज होती है, लगती है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सिलेबस. इसका सिलेबस वैसे ही जैसे मैथ्स बुक का काफी वास्ट है और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड इन द सेंस few topics are related to calculus, few topics are related to some algebraic situation. थोड़ा वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है. इसके लिए सबसे पहले ये बेसिक्स कवर करना है. तो चलो एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करते हैं. हेलो, काफी लोगों को ये फॉर्मूले ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन स्टिल आप इसको ऐसा सोचो कि ये फॉर्मूले यूज कब और कहाँ कैसे करना है, वो कैसे करना है. सबसे बेसिक अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. भाई फॉर्मूले में क्या है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, याद है हमें sin square theta plus cos square theta is equal to 1. बट अभी इसका दूसरा फैक्टराइजेशन देखते हैं, sin a into cos b. सपोज sin and cos are multiplied, तब इसका क्या फॉर्मूला बनना चाहिए. अब ये भी आप फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हो, पर थोड़ा सा टीडियस जॉब हो जाएगा. जैसे मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ, sin a cos b आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसका प्लस वाला फॉर्मूला सोचो, फिर इसका माइनस वाला फॉर्मूला सोचो, एंड जस्ट ऐड देम. आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा. इट्स गोना बी हाफ sin a plus b plus sin a minus b. So sin a plus b का फॉर्मूला, then sin a minus b का फॉर्मूला, दोनों आप अलग अलग लिखो and then simply add them. So it's going to be 2 times this term will get cancelled and here you will be getting this. So अब उतना सोचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल we can remember it as a formula. So sin a into cos b का ये फॉर्मूला, suppose it is cos a into sin b, it's going to be ditto same. सिर्फ फर्क क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस. That's the only difference. So what if it is cos a into cos b? अब ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझना जरूरी है. Here you can see multiplication of two different trigonometric terms, sin, cos, cos, sin. But what if it is same? Cos is getting multiplied with cos itself. तब फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आएगा, साइन की जगह, अभी साइन का काम बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पे. So it's going to be cos a plus b plus cos a minus b. So अगर cos का फॉर्मूला आता है then it is going to be cos बीच में प्लस साइन. Obviously नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए आप खुद सोच सकते हैं. sin into cos हो गया, cos into sin हो गया, cos हो गया, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी sin a sin b. और ये भाई ये थोड़ा खतरनाक फॉर्मूला है, ये अक्सर एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. जैसे ये वाले फॉर्मूले में आपको सिमिलरिटी लगी, प्लस का माइनस का सेम यहाँ पे होने वाला है, तो छोटा सा माइनर डिफरेंस रहेगा बस. It's going to be cos a minus b minus cos a plus b. So ये प्लस का माइनस होगा, that's for sure, but a plus b a minus b का यहाँ पे शफलिंग हो जाएगा. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है. डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले के लिए वापस मैंने आपको बोला कि ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड फर्स्ट चैप्टर M3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो सबको कॉमन है, बहुत सारे
क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चंस तो छोड़ो, बाकी आपके दूसरे ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी ये सिचुएशन बहुत बार आने वाला है। सो एज ऑफ नाउ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत कुछ है, आप सबको थोड़ा पता भी होगा कि अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट वो सारे फॉर्मूले जब फर्स्ट टॉपिक हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे उसके बीच में कवर करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब हमारा सेशन शुरू होगा 10 जून से, अभी आज तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब सेशन शुरू होगा, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट विद अ पेन एंड पेपर, और उसमें आपको एक छोटा सा काम करना है। जो भी हमारा कंटेंट होगा टॉपिक का, वो तो आप ऑब्वियसली बुक में आगे लिखेंगे, एक अलग बुक बना लो, या फिर उसी बुक में पीछे के 8-10 पेजेस जहाँ पे हम लोग यूजुअली सिग्नेचर प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे आप एक छोटा सा जगह बना लेना 8-10 पेजेस का, और जितना भी फॉर्मूला बीच में आएगा, जैसे ये फॉर्मूला मैंने बोला है, जो भी फॉर्मूला आएगा मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, वो फॉर्मूले आप वहां पर नोट करेंगे। जो M1 M2 में थे उन्होंने शायद ये प्रैक्टिस ऑलरेडी फॉलो किया होगा। पूरा का पूरा बैच खत्म होने के बाद फायदा इससे क्या होगा, पूरा बैच खत्म होने के बाद जितने फॉर्मूले हमें चाहिए वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास एक साथ एक जगह पे होंगे। प्रॉब्लम वही होता है कि हम लोग एग्जाम के टाइम क्या होता है, अभी एग्जाम का थोड़ा आपका हैबिट छूट भी गया होगा, बट एग्जाम के टाइम क्या होता है, वी रन फॉर रिसोर्सेज की यार वहां से ये मिल जाए, वहां से वो मिल जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और लास्ट मोमेंट में तो पता नहीं सबको क्या हो जाता है, सब कुछ ही पढ़ना है। तो लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए वो फॉर्मूले का सेट होगा, उस फॉर्मूले के सेट में ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, उसके साथ साथ आपको टॉपिक के जो फॉर्मूले हैं वो भी नोट डाउन करने हैं, सो दैट सब कुछ एक साथ है। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और बस बराबर है, मैं एक बार चेक कर लूं। यस, परफेक्ट। अभी फिलहाल आज के सेशन में अभी डेरिवेटिव नहीं, मैं आपको छोटा सा एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताऊंगा बिफोर वी स्टार्ट विद M3 का टॉपिक। एक वो छोटा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली विल डिस्कस डेरिवेटिव्स एज वेल व्हाइल वी आर डूइंग फर्स्ट टॉपिक, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब। सो इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यूज होने वाली है, यूवी रूल। Suppose you have to integrate two functions which are multiplied, like for example x square into e raised to x, let's say, just taking an example. So अगर इससे मुझे इंटीग्रेट करना है, see if it is only x square, its integration is quite easy. Again I'll reiterate, जो डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूले के भी सेशंस वापस से कवर किए जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। FE2SE you are already aware, so as of now मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दैट यू ऑलरेडी रिमेंबर द फॉर्मूला। सो अगर इंटीग्रेशन आपको x स्क्वायर का चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n which is x raised to n plus 1 upon n plus 1। वैसे e raised to x का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी e raised to x only, लेकिन ये सेपरेट रहेंगे तो ये इंटीग्रेशन होने वाला है। व्हाट इफ दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर मल्टीप्लाइड, सो ऐसे में इंटीग्रेशन में हमें अप्लाई करना होता है यूवी रूल, बट यूवी रूल हम लोग ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ आइलेट। आप इसे आइलेट बोलो या लिएट बोलो, दोनों चलेगा, ये आई और एल को आप स्विच कर सकते हो। इन अप्लाइड मैथमेटिक्स 3, नाउ ध्यान दीजिएगा, ये आपने यूज किया हुआ है पहले, FE2SE का इस ध्यान से सुनिएगा। M3 में I और L आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, उसके लिए कुछ अलग करेंगे, वो हम लोग सेशन में आगे देखेंगे। सो एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन A, T एंड E। A algebraic, T trigonometric, E exponential। So देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों फंक्शन को हाईलाइट करूं तो x स्क्वायर और e raised to x दोनों फंक्शन है। x स्क्वायर कैसा फंक्शन है आप सभी जानते हैं, x स्क्वायर इज ऑब्वियसली algebraic फंक्शन, ये algebraic फंक्शन है, और ये है एक्सपोनेंशियल। सो ये ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, algebraic A, that means this is going to be u and this is going to be v, UV rule। So while solving this particular integration, what you need is order to be defined first. Now what next?
इसके बाद हम लोगों ने जो डिप्लोमा में यूज किया था, डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स, और वन सेकेंड, जो हम लोग ने डिप्लोमा में यूज किया था या 11th 12th में यूज किया था, वो ये वाला फॉर्मूला था, इंटीग्रल u into v is u integral v dx minus integration of d by dx of u, that means derivative of u and then integration of v. If you remember, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है. Obviously you are finding it quite difficult कि ये फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करना है, और थोड़ा इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा लग जाते थे. एक वो प्रॉब्लम डेफिनेटली आता था, बट अब इंजीनियरिंग में M2 में भी ये काफी जगह यूज किया गया है. हम लोग एक शॉर्टकट यूज करेंगे, और वो शॉर्टकट ये, इंटीग्रेशन ऑफ u into v will be, u को वैसे ही रखो, u as it is, then v का इंटीग्रेशन वन टाइम माइनस u का डेरिवेटिव v का अगेन इंटीग्रेशन. Now when I write v1 it means one time integration of v. जब मैंने v2 लिखा it means उसका वापस से इंटीग्रेशन करना है, जो इंटीग्रेट हो चुका है उसका वापस से u का डेरिवेटिव करते जाना है, और यही सिंपल प्रोसेस आप फॉलो करते जाओगे. u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, u का अगेन डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, कीप ऑन डूइंग दिस. और आप इसमें नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट प्लस माइनस का ख्याल रखना है. यू हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन. सो चलो अभी इसको हम लोग अप्लाई करके ही देखते हैं. u v हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया. अब आप लोग एक बार, ये अभी मैं यहाँ पे करूंगा नहीं जस्ट टू सेव टाइम, ये आप लोग एक बार घर पे सॉल्व करना 11th 12th वाले फॉर्मूले से, या जो डिप्लोमा वाला अपना फॉर्मूला है, और देखो इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले से कितना फास्ट एक लाइन में होता है. u as it is, so I'm going to keep x square as it is. फिर है v का इंटीग्रेशन, v क्या, e raised to x, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, फिर माइनस, अब पहले टर्म का डेरिवेटिव, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन. आपको सिंपल यही काम करना है थ्रू आउट. सो चलो u का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. अगेन डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स टेंशन मत लो, सारे बेसिक फॉर्मूले भी कवर होंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x प्लस, अब 2x का डेरिवेटिव 2, e रेज़ टू x का फिर से इंटीग्रेशन e रेज़ टू x माइनस, अब 2 का डेरिवेटिव 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. दैट मींस अब 0 आ गया तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं. हमारा फॉर्मूला ये, आई मीन प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया. एक लाइन एंड यू गॉट द आंसर. सो आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो सिंपली ये ट्रिक फॉलो करना है. ये बार बार ये M3 के सेशन में कम से कम 100 बार आने वाला है, और बार बार मैं इसको रिपीट करूंगा. सो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड इट, जस्ट इन केस अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो. ऑलराइट, सो चलो अब आपको ये आ गया तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं. एक मैं छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. ये जिनको ऑलरेडी आता है ना तो प्लीज बोर मत होना. यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये तो ऑलरेडी M2 में पढ़ा हुआ है. Suppose I give you this integration of say e raised to ax, where a is any constant, into sin dx, where again b is also any constant. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल टर्म और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लाइड. तो इसमें भी ऑब्वियसली वही यूवी रूल यूज होगा जो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था. सो यूवी रूल के हिसाब से चलो हम लोग ऑर्डर पहले फॉलो करते हैं. हाईलाइट वाला ऑर्डर है अपना, और ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल. साइन इज ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक. सो एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले कौन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक. So I'm going to consider this as u and this is
इसका अगर मैं फॉर्मूला क्रिएट अप्लाई करता हूं जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया, तो उससे देखो क्या होगा। साइन बी एक्स एज इट इज, यू को वैसे ही रखो, मेरी बातों पे ध्यान देना, आपको अपने आप याद हो जाएगा ये। साइन बी एक्स, यू को वैसे ही रखो, v का इंटीग्रेशन, सो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x होता है, लेकिन अगर e रेज टू कुछ और इनटू x आया तो वी हैव टू डिवाइड बाय दैट कोएफिशिएंट, ये आपको पता ही होगा। माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करना है, sin bx का डेरिवेटिव होगा cos bx इनटू b, कोएफिशिएंट जो भी होता है मल्टीप्लाई करते हैं जब डेरिवेटिव करते हैं तो, और इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है। फिर अब इसका इंटीग्रेशन वापस, u को वैसे ही रखा, v का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सो e रेज टू ax का इंटीग्रेशन अगेन e रेज टू x अपॉन अगेन a, ऑलरेडी a था, फिर से आएगा a स्क्वायर, प्लस अब फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन। I hope you must have understood the problem over here. If I apply that shortcut formula here in this case, यही मैंने आज स्टार्ट के सेशन में ही आपको बोला, फॉर्मूला आपको कितना भी याद है, it really doesn't matter. कब कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। If I keep on applying this formula, this is never going to end. Why? साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन cos, वो कंटिन्यू ही होने वाला है। और इंटीग्रेशन अगर e रेज टू x का बोलो, e रेज टू x तो चलो हम लोग भूल भी जाते हैं, ओनली e रेज टू x सोचो आप, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x, एक और बार इंटीग्रेशन e रेज टू x, फिर से इंटीग्रेशन e रेज टू x, वो कभी एंड होगा? चांस ही नहीं है। सो ये टर्म कभी एंड ही नहीं होने वाला है, इनफाइनाइट टर्म्स आने वाले हैं। सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा पिछला वाला क्वेश्चन था अपना x स्क्वायर इनटू e रेज टू x, तो उसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2, 2 का 0, सो वो एंड हो जाता है। सो इसलिए हम लोग वो वहां पर ही अप्लाई करेंगे जहां पर ATE में ही अप्लाई करना है, बट जहां पर डेरिवेटिव एंड होता है वहीं अप्लाई करना है। सो यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला आप लोग अभी नोट कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे ये जब बैच चालू होगा तो वापस आने ही वाला है। यहाँ हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, and that formula is e raised to ax upon a squared plus b squared in bracket a sin bx plus minus b cos bx। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला वही डिप्लोमा वाला या 11th 12th वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा था, उसी से आया है। Even you can obtain this from that shortcut formula as well, but it is going to be a very tedious job. So in M3 we are not going to do that. हम लोग बार-बार वो सब प्रूफ नहीं करने जाएंगे। We have to remember this. अब फिलहाल इसका एक और फॉर्मूला है दूसरा, e raised to x sin bx के बाद आता है e raised to x cos bx। फिलहाल मैं वो फॉर्मूला अगेन डिस्कस नहीं करूंगा। अब ये भी ऐसा है कि ये वाला फॉर्मूला M3 में आपको कम से कम अगेन आई कैन से 50-60 टाइम्स आने वाला है। 50-60 टाइम्स अगर आने ही वाला है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन ऑब्वियसली। सो इससे हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ऑब्वियसली, अभी घर पे तो कोई फिलहाल ज्यादा अपने को आराम ही है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के 11th 12th वाले फॉर्मूले से या जो डिप्लोमा में फॉर्मूला पढ़ा था वो अप्लाई करके इसका ये फॉर्मूला प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो, मेन मोटिव मेरा ये फॉर्मूले बताने का सिर्फ ये था। और आप मेरी भी बात मत सुनो, आप अपने सीनियर्स को पूछो। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में सीरियसली गाइस सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको तैयार करनी है, उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा, वो है बेसिक फॉर्मूले। नॉट ओनली मेमोराइजिंग फॉर्मूले बट उनका लॉजिक भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये M3 आपको होने वाला है, ये आपके सीनियर्स भी आपको एडवाइस करेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं M3 की बात। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में जो कॉमन टॉपिक्स हैं फिलहाल मैं उनकी ही बात करूंगा। ब्रांच वाइज टॉपिक्स विच आर देयर वो सेपरेट, जब हम लोग ब्रांच वाइज सेशंस 1-to-1 सेशंस आई मीन ब्रांच वाइज सेशंस रखेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे अबाउट दोस टॉपिक्स। ऑब्वियसली ये M3 में ऐसा क्यों किया गया है, ब्रांच वाइज टॉपिक्स अलग है, उसका सिंपल रीजन है कि आपके ब्रांच में कौन सा मैथमेटिकल अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज होने वाला है आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में। मोस्टली जैसे कि सेमेस्टर 7 और 8 में जो आप इलेक्टिव्स लोगे, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एनीथिंग रिलेटेड टू अप्लाइड साइंस, तो उसमें आपको जो काम आने वाला है वो टॉपिक्स रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल भी देता हूँ, आईटी फील्ड
आईटी वालों को मैट्रिसेस काफी काम आता है, सो मैट्रिसेस आपके सिलेबस में होने की काफी आशंका है। अगर नया ड्राफ्ट बनता है तो पुराने ड्राफ्ट के हिसाब से जाए तो भी वो कंप्यूटर्स ब्रांच को ऑलरेडी इंक्लूडेड था, बट इन सेमेस्टर 4 वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना। ओके, सो हम लोग ब्रांच वाइज की बात हम लोग बाद में करते हैं, फिलहाल डिस्कस करते हैं मेन 3 टॉपिक, और ये 3 टॉपिक तो मेन है, एकदम 70% सिलेबस ऑलरेडी दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। फुल नहीं लिखता हूं, अभी लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें। लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसका अप्रोक्सीमेट वेटेज आई कैन से इज 25%। irrespective of your syllabus, irrespective of your branch, this is going to be the, I can say, सबसे आपके पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा यही होने वाला है, लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो अपना पहला टॉपिक है जो हम लोग सेशन में शुरुआत करेंगे। Then we are going to have Fourier series। अभी आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले बोला था यूवी रूल। ये टॉपिक का अगर मुझे कोई बोलेगा दूसरा नाम रखो तो आई से यूवी रूल। इस टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही यूज करना है, डेरिवेटिव और थोड़ा बहुत, और ऑब्वियसली इंटीग्रेशन, फुल ऑन इंटीग्रेशन, वो भी 90% ऑफ द टाइम्स यू आर गोइंग टू यूज यूवी रूल। सो ये टॉपिक काफी खतरनाक होने वाला है, दोज हु आर लाइक दोज हु डोंट लाइक इंटीग्रेशन मच, बट डोंट वरी, हम लोग उसको बहुत काफी सिंपलीफाई करके पढ़ेंगे। सो फूरियर सीरीज अगेन अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% सिलेबस में आने वाला है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। A complex variable in this particular topic, you need basic of complex numbers. So whenever we start with this particular topic, एक हमारा छोटा सा half an hour का या 20 minutes का सेशन होगा जिसमें complex numbers हम लोग कवर करेंगे। जिनके पास अभी थोड़ा टाइम है, आप complex numbers M1 में जो था ऑलरेडी वो थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, डी मोइवस थ्योरम, तो आपको फायदा होगा। तो complex number उसका अगला वर्जन है complex variable। This again is going to hold approximately 20%। So ये जो भी मैं बता रहा हूँ, this is completely approximated analysis, okay? So आप ये मत सोचना कि एग्जाम डिट्टो इतना ही आने वाला है, अगर 100 मार्क का पेपर है तो ये 25 का आएगा, ये 20 का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये चेंज हो सकता है। This is again like पास्ट में जितनी बार सिलेबस चेंजेस हुए हैं उसके एवरेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का सबसे बड़ा और काफी लोगों के हिसाब से सबसे खतरनाक टॉपिक। लैपलास ट्रांसफॉर्म होता क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं और इसके बेसिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गाइस, इसमें FE to SE के जो स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद IIT JEE के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन किया होगा या शायद उसके लिए कुछ कोशिश की होगी। सॉरी, मैं वो वाला वीक पॉइंट पे बात डिस्कशन कर रहा हूँ, बट उसमें काफी सारी फिजिक्स में जो थियोरीज आपने पढ़ी होंगी, सो बेसिक 2 चीजों का डिस्कशन सबसे ज्यादा होता है। एंड बेसिकली वी से दैट देयर आर ओनली 2 थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द यूनिवर्स, टाइम एंड स्पेस। अब स्पेस तो अनएंडिंग है, उसके बारे में भी हम लोग ज्यादा कुछ डिस्कशन कर नहीं सकते, एंड वी आर नॉट मच अवेयर ऑफ इट। व्हाट वी आर अवेयर ऑफ इट इज टाइम। सो ये जो टाइम का मेन प्रॉब्लम है वो इंजीनियरिंग में बहुत बार आता है। If you consider any engineering application, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, be it your electronics engineering का एग्जांपल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या इनफैक्ट चलो मैं डिस्कस ही करता हूँ। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, चलो एकदम बेसिक मैं बोलता हूँ, एकदम बेसिक, डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स को तो काफी अच्छा नॉलेज भी होता है उसमें। व्हाट इज वोल्टेज? ओम्स लॉ आपने सुना होगा, IR, ठीक है। अब इसमें देखो वोल्टेज यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस यूज हो रहा है और करंट यूज हो रहा है। और आप लोग जानते हो ना करंट क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। व्हेनेवर यू से रेट ऑफ चेंज, इट मींस इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली काफी लोगों को ये पता होगा, इट इज dq by dt। आप नोटेशन स्मॉल q यूज करो या कैपिटल Q, डजंट रियली मैटर, dq by dt। सो चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज कितना फास्ट चेंज हो रहा है या कितना स्लो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से करंट डिफाइन होता है। इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये करंट की बात करो, आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, हम लोग लाइव कनेक्ट हुए हैं, सब कुछ क्या है, ये सब वही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग चलो मैकेनिकल की भी बात कर लेते हैं, कंप्यूटर IT तो ऑलरेडी टाइम पे ही है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, उसमें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
मैकेनिकल, अपने फिजिक्स का बेसिक लॉ, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप काफी बार ऐसे दिखाते हो, काफी बार एक्स से दिखाते हो, वो जो भी आपको ठीक लगे वो आप अज्यूम कर सकते हो। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें तो मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशंस की बात नहीं की है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको याद होगा, v इक्वल टू यू प्लस at, वो सारे फॉर्मूले अगर हम लोग लाएंगे तो टाइम का इन्वॉल्वमेंट आपको पता चलेगा ही चलेगा। कितना सारा जो टाइम का इक्वेशन होता है दैट मेक्स, ये ध्यान देना, दिस इज, ये आपके ब्रांच की बात है, मैंने पहले ही बोल दिया है, M1 M2 जैसा नहीं है M3। M1 M2 में आपने जो कंसेप्ट सीखे those were slightly, those applied mathematics सीखा but slightly core mathematics के towards था। लेकिन अब जो मैथ्स पढ़ने वाले हो ये कंप्लीटली अप्लाइड है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव हम लोग डिस्कशन करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है वो तो करना ही है, साथ ही साथ we have to make sure that we actually understand the core behind it or basic need that this topic is there in the syllabus, वो हमें मालूम होना चाहिए। So ये जो टाइम का इक्वेशन होता है which makes our life miserable, बहुत डिफिकल्ट बनाता है, इसका इक्वेशन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। So उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे डोमेन में which is S domain, and this process of converting time into something else is called Laplace transform। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मशीन एक है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑपरेट कर रहा है, इनपुट उसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जा रहा है, तो आउटपुट भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही आना चाहिए। बट मैंने मशीन कैसा डिजाइन किया, जो मैंने आपको बोला, टू मेक आवर लाइफ इजी वी आर डूइंग दिस, बट वी हैव कन्वर्टेड t इनटू s, टाइम को मैंने s में कन्वर्ट कर दिया, उससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सो वी नीड एक और प्रोसीजर इन व्हिच वी कैन गो बैक फ्रॉम s to t, and that will be called inverse Laplace transform। मैं इसका नोटेशन लिख रहा हूँ। 25% वेटेज मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको इसका बोला हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लाप्लास भी आपको पता होना चाहिए, इनवर्स लाप्लास भी पता होना चाहिए। सो t से s में जाना है, s से t में जाना है। नाउ काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि why do we think time का इक्वेशन इज डिफिकल्ट? तो उसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ आया तो इग्नोर भी करना, क्योंकि ये एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड है। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, शायद आपको ये देख के कुछ याद आएगा। इफ यू ऑल आर अवेयर, या जो भी इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। यहाँ पे T दिख रहा है आपको, देखो R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। एक कैपेसिटर आप खरीद के लेके आओ दुकान से, उसका कैपेसिटेंस वही रहने वाला है, रेजिस्टेंस वही है। Q चार्ज, ये चार्ज भी वही होना चाहिए फिर, बट ये चेंज होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ T, बिकॉज टाइम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस T, एक कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में फर्क पड़ जाता है। अगर हम लोग अपने घर में फैन की बात करें तो उसमें एक कैपेसिटर होता है, बट अगर अपने, या जो भी अभी जैसे आप लोग मोबाइल से कनेक्टेड हो या लैपटॉप से कनेक्टेड हो, आपके लैपटॉप में मोर देन 10,000 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, वो भी zigzag मैनर में, पता नहीं कैसे कनेक्टेड, मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं आया होगा। इतने सारे कैपेसिटर्स, so many charging discharging equations, don't you think modeling of such a complex system will become difficult with respect to time? तो इसीलिए आया है T से S में कन्वर्ट करने का एक तरीका। इसको मैं और सिंपली आपको बोलूंगा और बहुत आसानी से बोलना चाहूँ तो, जब मैथ्स अपनी लाइफ में आया था पहले, तो हम लोग बचपन की बात करो तो नंबर सीखते थे 1 2 3 4 5 ये सब, और लाइफ बहुत अच्छा था तब तक मैथ्स में। फिर बाद में आया x, और जब x आया तब से लाइफ तक खराब होना शुरू हुई, लेकिन फिर भी ठीक था, क्योंकि उसमें इक्वेशंस आते थे लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 5x + 6 = 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगा, बचपन में किया हुआ है, हाफ मिडिल टर्म स्क्वायर करके कंप्लीट स्क्वायर मेथड करते थे, या 6 का फैक्टर ऐड करने पे 5 आना चाहिए। ये 9-10 तक हमने पढ़ा हुआ है, काफी इजीली इसको काफी लोग हैंडल कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी एक बार थोड़ा सा अगर रिवाइज करवा देंगे तो वो कर लेगा। ज्यादा डिफिकल्टी कब आई? व्हेन वी सॉ दिस d/dx, इंटीग्रल dx। अब आप सोचो ये टाइम के इक्वेशन में ये q, इसी का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, ध्यान देना, तब जाकर करंट आता है, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। Don't you think it will be difficult? So instead of derivative integration, if I ask you to solve an algebraic equation,
डोंट यू थिंक योर लाइफ विल बी इजी? ये टॉपिक वही करने वाला है। कुछ भी आपको टाइम में दिखता है ना, आप उसको जब एस में कन्वर्ट करोगे वो एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी 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 इजी टू हैंडल, एनालाइज एंड decode an algebraic message rather than a complicated message like this. So इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी ये एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लाप्लास क्यों है, क्या है, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करना है, बट ऑब्वियसली आपको ये समझना जरूरी है कि आप ये पढ़ क्यों रहे हो। एंड स्पेसिफिकली ये मैं बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्सटीसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, आपके ब्रांचेस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो मैं बोलूंगा 2 सेमेस्टर तक पीछा ही नहीं छोड़ने वाला है। ये आपको हर सब्जेक्ट में लगभग दिखने वाला है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ब्रांचेस को भी है लेकिन उतना डिटेल में नहीं। तो चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेन फंडा क्या है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे होता है। ये बोलना तो बहुत आसान था कि ये टी को एस में कन्वर्ट करता है, लेकिन टी को एस में कन्वर्ट करता कैसे है वो चलो देखते हैं। सो मैं वापस एक बार वो लिख देता हूं, टी से एस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। जब हमारा बैच स्टार्ट होगा, in starting like for few days, like say 3 or 4 days, we are going to see this t से s में कैसे जाते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन कॉमन रहने वाला है। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे एग्जाम में भी आपको वैसे ही आएगा, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। सो आई विल गिव यू समथिंग इन t and you have to convert it into s। मैं आपको t में जो भी दूंगा उसको आज से हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ t, f ऑफ t का फंक्शन, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फाई ऑफ एस। काफी कॉलेजेस में इसको एफ ऑफ एस नोटेशन भी यूज करते हैं। तो आप कोई भी नोटेशन यूज करते हो, आप कर सकते हो, आपका चॉइस है। सो एफ ऑफ टी, फाई ऑफ एस एंड एफ ऑफ एस। वंस आई गॉट इट। सब लोग सुन पा रहे हैं ना? ओके, किसी का क्वेरी नहीं है, मतलब आई एम ऑडिबल टू ऑल? ओके। सो जो भी टी में आएगा उसको एफ ऑफ टी, यानी हर क्वेश्चन में मैंने अगर आपको बोला कि यार इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो वो जिसका लाप्लास निकालना है वो क्या है, एफ ऑफ टी। आंसर जो आएगा आप सोचोगे उसका नाम क्या लिखूं, फाई ऑफ एस। ठीक है, लाप्लास का नोटेशन है एल। अब अगर आपको लाप्लास लेना है किसी का, तो उसका मेन डेफिनेशन है, I'll write it here. This is visible. Yeah. ये डेफिनेशन देख के थोड़ा टेंशन मत लेना, और वो क्यों नहीं लेना टेंशन वो भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा टेंशन ले ही लेते हैं, लॉकडाउन में बहुत आराम किया हम लोग ने। डेफिनेशन है, इफ यू वांट टू फाइंड लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी, ये हमारा नोटेशन रहेगा, लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी आ गया भाई, ध्यान देना, e raised to minus st f of t dt। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ t, उसका लाप्लास लेना है, तो वो फंक्शन को उठाओ, यहाँ पे चुपचाप सब्स्टिट्यूट कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो, देन सब्स्टिट्यूट लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब देखने में बहुत आसान लग रहा है, चलो छोटा सा इंटीग्रेशन है। FE2AC वाले काफी वेल वर्स्ड है इंटीग्रेशन से। डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स, अगेन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बी श्योर, आराम से ये सब बेसिक्स कवर किए जाएंगे। सो ये अगर मैंने फंक्शन इधर डाल दिया, इसे इंटीग्रेट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा मेरा। अब मैंने बोला कि ये टी से एस कन्वर्ट कर क्यों रहे हम लोग, लाइफ को आसान बनाने के लिए, बट मुझे तो अब ऐसा फील हो नहीं रहा है, क्योंकि लाइफ तो आसान हुई ही नहीं। ये फंक्शन था, उधर यहाँ पे डाला, इंटीग्रेशन आया, and that too with limit 0 to infinity. Is this in any way making our life easy? No. So इसके लिए हमारे सिलेबस में just for us मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए चीजों को थोड़ा सा आसान कर दिया गया है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले मतलब
ये फॉर्मूले आए कहां से, इसी डेफिनेशन से आए हैं, बट आपको वो एग्जाम में करना नहीं है. You have to directly use that as a formula. So the first formula is Laplace of 1 is 1 by s. See, 1 is basically a constant और उसका लाप्लास आ रहा है 1 by s. अब आपको ये वापस से लगेगा यार 1 was easy to handle, 1 by s is difficult to handle. ऐसा नहीं है. 1 is basically what, t raised to 0. It's again a time function. और इसका इन्वॉल्वमेंट अभी आपको इजी लग रहा है, कांस्टेंट है. जब यही डिफरेंशियल इक्वेशंस में आ जाएगा देन थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट. अगर आपको याद होगा जो m2 में डिफरेंशियल इक्वेशंस, दोज हु आर देयर इन m2 में, वही उन्हीं की बात कर रहा हूं. m2 में डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, लीनियर, हायर ऑर्डर, आपने बहुत कुछ पढ़ा था. उसमें कितना काम करना पड़ता था, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप लोगों को एग्जैक्ट या लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता था या पता करना पड़ता था, देन उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता था. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन वी हैड टू इंटीग्रेट. अब आप खुद सोचो 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ता, तकलीफ होती. इसके लिए लाप्लास इसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर रहा है, व्हिच इज सिंपली 1 by s, एक अलजेब्रिक का. सो अगर किसी ने आपको बोला लाप्लास ऑफ 2, 1 का 1 by s, 2 का क्या होगा 2 by s, 3 का 3 by s. So Laplace of any constant k will be k by s. Similarly, ये फॉर्मूला आप लोग आज नोट कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. Laplace of e raised to at is going to be 1 upon s minus a. Now see, this is an exponential function. ये वही एक्सपोनेंशियल है जो कैपेसिटर के चार्जिंग इक्वेशन में आया था, इफ यू रिमेंबर. उसको देखो कितना सिंपल अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया इसने, 1 upon s minus a. So अगर ये e raised to 2t हुआ तो ये 1 upon s minus 2 होगा. ये सारे फॉर्मूले आने वाले हैं आगे, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. सो ये सिंपल कन्वर्ट हो जाता है. अगर इसी के बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला देखो तो वो होगा e raised to minus 80 का. e raised to minus 80 will be what? तो यहाँ पे सिंपल हिसाब याद रखना आपको. इफ योर एक्सपोनेंशियल टर्म हैज अ पॉजिटिव पावर, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए. बस काम उल्टा करना है, ऐसा ध्यान में रखो बस. और आदत अपने को वही है उल्टा काम करने की, तो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए. सो e raised to 80 का 1 upon s minus a, e raised to minus 80 is going to be 1 upon s plus a. अब एक काम करता हूँ, फॉर्मूले और भी है बट मैं वो फॉर्मूले पे नहीं जाता हूँ. चलो एक डिराइव करके देखते हैं. अब कुछ ब्रांचेस को इनके डेरिवेशंस भी आ सकते हैं. दैट नाउ ये डिस्क्लेमर है, ये कुछ ब्रांचेस को ही है. सो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है, जब अपना कॉमन टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ब्रांच वाइज सेशंस भी करने वाले हैं. तो जो ब्रांच वाइज सेशंस होंगे उसमें विल कम बैक टू दीस टॉपिक्स एंड विल कवर दोस थिंग्स व्हिच आर देयर स्पेसिफिकली फॉर योर ब्रांचेस. तो चलो अभी फिलहाल मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके देखता हूं. सपोज यू वांट टू फाइंड लाप्लास ऑफ 1. वी आर नाउ अवेयर कि इसका 1 का लाप्लास होता है 1 by s, और वो कैसे होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं. सो ये देखो डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन सब कुछ है भाई. डेफिनेशन क्या बोलता है, लाप्लास ऑफ कुछ भी फंक्शन हो वो फंक्शन उठा के इंटीग्रेशन में डाल दो. सिंपल. तो यहाँ किसका लाप्लास लेना है, 1 का. तो अब ये इंटीग्रेशन उठाता हूं मैं. लेट्स स्टार्ट. तो अगर 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, what I'll do is I'll substitute that 1 over here. अच्छा मैंने ये ऑलरेडी कर दिया था. 1 into anything is this only. अब अगर आपको याद होगा तो यूवी रूल का इक्वेशन करते टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर यूवी रूल आप अप्लाई कर रहे हो, e raised to, या सॉरी मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होगा. e raised to 2x का e raised to 2x upon 2 होगा. सो कोएफिशिएंट से डिवाइड. सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to minus st divided by minus s. मैंने माइनस s से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है. विथ रिस्पेक्ट टू t है मतलब t सब कुछ है यहाँ पे, तो t के कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा. t का जो मल्टीपल है वो, सो माइनस s से इसके लिए डिवाइड हुआ. और लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी. अब ये सारा काम t के लिए हुआ था, तो t की जगह चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इंफिनिटी, इंफिनिटी इनटू कुछ भी करो इंफिनिटी ही है, तो ये हो जाएगा e raised to minus infinity. आई होप आपको ये पता होगा e raised to minus infinity is what, 0. अगर e raised to infinity है तो वो e raised to infinity सॉरी infinity होगा, बट e raised to minus infinity तो उसका उल्टा हो गया, which is 0. सो ये हो जाएगा 0 माइनस अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट। अब हम लोग t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। सो अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, e raised to 0 is going to be 1 upon minus s। देखो बहुत आसान हो गया, 0 बोले तो कुछ भी नहीं, यूजुअली अपना मार्क्स होता है, तो छोड़ो अभी, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 by s। अब ये 1 by s आ गया, आपको समझ में आ ही गया होगा, देखो यही फॉर्मूला मैंने लिखा था। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक्चुअल में तो यार ये बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से सुना, देखो मैं कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप लोग घर पे हो तो थोड़ा मूड में, अलग टाइप के मूड में हो गए, तो थोड़ा फिर भी समझने की कोशिश करना। लाप्लास ऑफ नेक्स्ट फॉर्मूला इज, और ये बहुत बार यूज होने वाला है, बहुत बार, sin AT। ट्रिग्नोमेट्री आ गया दोस्त। So if you have to take Laplace transform of sin AT, answer is going to be a upon s square plus a square. Similarly, if it is Laplace of cos AT, it's going to be s upon s square plus a square. फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, cos ends with s, s आएगा ऊपर, sin AT में s नहीं आ रहा है, पहले ही आके चला गया यहाँ पे, ये a आएगा यहाँ पे, सो कोएफिशिएंट यहाँ पे आने वाला है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ध्यान से देखो। अब आप सोचो ये सेम काम आपको यहाँ पे प्रूफ करने वाला करना पड़ता है एग्जाम में, तो क्या होता, sin AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अभी 1 की जगह इमेजिन करो sin AT, तो यहाँ पे क्या था sin AT, कुछ याद आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इनटू साइन। यूवी रूल में प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने वो एग्जांपल लिया था, फिर उसका एक फॉर्मूला दिया था आपको, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा मुझे। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थोड़ा ज्यादा सब्स्टिट्यूशन लगेगा, टर्म ज्यादा आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए देखो अपना मुंबई यूनिवर्सिटी कितना अच्छा है, लाइफ को इजी कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो, ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे टोटल अपने पास 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहेंगे पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। यू हैव टू यूज दोस 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ओनली, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिनको थोड़ा अच्छा लगता है मैथ्स, मजा आता है जिनको, वो लोग ये काम करेंगे, ये सारे फॉर्मूले देने के बाद सारे फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करके एक बार प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाएगा। नहीं करोगे तो भी चलेगा, वैसे मुझे पता है नहीं करोगे। चलो अभी देखते हैं नया फॉर्मूला, इसको उड़ा देता हूं। ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव लाप्लास ऑफ sin हाइपरबोलिक AT। अब ध्यान देना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, ओके, हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। सो sin AT अगर है देन इट इज गोइंग टू बी a upon s square plus a square if it is hyperbolic function। डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन आपके लिए नया है, टेंशन मत लीजिएगा, एज आई हैव ऑलरेडी रीइटरेट कर रहा हूं मैं बार, ये आपको अलग से बताया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिलहाल ये फॉर्मूले को पे कंसंट्रेट करना। sin हाइपरबोलिक AT का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी a upon s square minus a square। Now just compare it with trigonometric formula। ट्रिग्नोमेट्री के लिए लाप्लास क्या होगा, a upon s square plus a square, वहां पे सिंपल क्या डिफरेंस है, माइनस। सिमिलरली अगर लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक AT आ गया, देन cos AT का फॉर्मूला देखो क्या है, s upon s square plus a square, तो यहाँ क्या होएगा, s upon s square minus a square। तो सिंपल है, हाइपरबोलिक आया तो माइनस रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो प्लस रहेगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लाप्लास ऑफ t raised to n। ये सिंपल अलजेब्रिक टाइप की सिचुएशंस है, लाइक इफ यू कम अक्रॉस t square, t cube, t raised to 4, t raised to n, t raised to 100, t raised to anything, यहाँ पे इंफिनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर, इंटीजर ही जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसका अगर लाप्लास लेना है, देन द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, ये थोड़ा सा टेंशन वाला है, ध्यान देना, n factorial upon s raised to n plus 1, ये होगा फॉर्मूला। बट ध्यान, अगर अब दो यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम है, ये फैक्टोरियल आ रहा है ना, फैक्टोरियल n का होना है, n has to be what, it has to be integer। if suppose power is like this, t raised to 5/2, will you be able to take factorial? 5/2 का factorial होता है क्या,
बिल्कुल नहीं होता। फैक्टोरियल तो इंटीजर का होता है। एक 5 फैक्टोरियल क्या होएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो यहाँ पे ये सिचुएशन तभी वैलिड है when n belongs to integer. If n is not an integer, obviously you cannot apply this. Then if it is not an integer, then what to do? तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, गामा n plus 1 upon s raised to n plus 1। नाउ अब देखो, मैंने आपको ये भी स्टार्ट में ही बोल दिया था, m1 और m2 का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत आने ही वाला है। अब m1 के सारे कंसेप्ट्स तो कवर किए गए थे, अभी m2 में बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन आपके कॉलेज में काफी कुछ कवर नहीं हो पाया होगा। तो जो भी चीजें, गामा फंक्शन तो वाज ऑब्वियसली कवर्ड। सो ऐसा जो भी सिचुएशन आएगा, विल मेक श्योर कि हम इस बैच में उसको कवर करें। सो गामा ऑफ n plus 1, दिस इज नॉट स्क्वायर रूट, दिस इज गामा। सो चलो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। आपको अगर गामा पूरा याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं हम लोग। I'll just take an example. Suppose somebody says find Laplace of e raised to, अभी छोटा एग्जांपल, चलो चिंदी एग्जांपल लेते हैं। Suppose it is t raised to 4. Now this 4 is an integer, so I don't have to worry about it. Simple ये फॉर्मूला अभी मैं वहां लिखूंगा भी नहीं, लिखने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना इजी है। n है n फैक्टोरियल, 4 है तो इधर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन s raised to 5, 4 plus 1, जो भी पावर रहेगा +1 करना है वहां पे। So it's easy. Now what if, okay, so t raised to 5 by 2 अगर आया, so if it is not an integer, you are going to place a gamma term over there, so it's going to be gamma। अब इसका पावर क्या है भाई, 5 by 2। चलो आगे देखते हैं हम लोग, एक बार ये थोड़ा सा फॉर्मूला कवर हो जाए, उसके बाद हम लोग कुछ डाउट्स अगर किसी के होंगे अभी फिलहाल वो भी कवर करते हैं। तो t raised to 5 by 2 है, so 5 by 2 plus 1, 5 by 2 plus 1 will be what, 7 by 2। ये हो जाएगा गामा 7 by 2 अपॉन s raised to 7 by 2। देखो सेम टर्म वहां पे है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गामा 7 by 2 होता है क्या, कुछ वो भी तो मालूम होना चाहिए। इट हैज टू हैव सम वैल्यू, सो उसका वैल्यू है और m2 में आप सबने वो पढ़ा हुआ है। हम लोग उसका छोटा सा शॉर्टकट देख लेते हैं अभी, बिकॉज अगर किसी को याद नहीं होगा या ये लॉकडाउन के सिचुएशन में भूल गए होंगे, तो हम लोग एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका। बहुत छोटा सा ट्रिक है। एनीवेज 7 by 2 है तो आपको करना क्या है, 7 minus 2, so न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या होएगा, 7 minus 2 करो 5, 5 by 2 लिख देना, into 5 minus 2 3 by 2, 3 minus 2 1 by 2। अब 1 minus 2 करोगे तो -1 आने वाला है, नेगेटिविटी में अपने को जाना है नहीं। so I'll stop here and say root 5। अब जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है, ये रूट पाई आता है अभी फिलहाल, एज ऑफ नाउ याद रखो, एक्चुअली गामा हाफ का वैल्यू होता है रूट पाई। सो एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, बिकॉज़ आज का सेशन ऑलमोस्ट अभी खत्म भी होने को है, तो ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली इसको आगे कवर करना ही है। अपॉन s raised to 7 by 2, अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया है, 5 3s are 15, 2 2s are 4 2s are 8 and it will come in denominator। so this is how we calculate। so अगर यहाँ पे गामा 11 by 2 हुआ तो क्या होगा, 11 by 2 है तो 11 minus 2 9, 9 by 2 7 by 2 5 by 2 3 by 2 and 1 by 2 into root pi। ऐसे हमने को फॉर्मूला यूज करना है। तो आई होप ये फॉर्मूले सबको समझ में आ गए होंगे। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, बेसिक्स क्लियर है, देन ऑब्वियसली वी कैन स्टार्ट विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपको फिलहाल तो मैं लाप्लास के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूंगा, बट आपको बता देता हूं आपका जो पहला क्वेश्चन होगा लाप्लास का, पहला क्वेश्चन होगा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर t। ऑब्वियसली लाप्लास जिसका लेना है दैट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ t ओनली। सो यहाँ पे t का फंक्शन है cos स्क्वायर t। अब देखो आपके सामने लिस्ट है, ये लिस्ट में कोई फॉर्मूला यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली अपना पहला क्वेश्चन यही होने वाला है जब बैच स्टार्ट होगा। सो cos, और देख लेना आप यही रहने वाला है। cos स्क्वायर t का लाप्लास कैसे करूंगा, कहीं है फॉर्मूला, कहीं पे नहीं है। हाँ, cos का फॉर्मूला है, cos का फॉर्मूला s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 आई मीन a स्क्वायर। तो cos स्क्वायर का कैसे करूं, इसलिए मैं बोल रहा था m3 के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी है, यही रीजन है। देखो लाप्लास cos स्क्वायर t, इफ यू रिमेंबर एक डबल एंगल फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बोला था। सो cos स्क्वायर t का फॉर्मूला होगा 1 प्लस cos 2t अपॉन 2। If it is t 2t, सपोज मैं आपको उस दिन बोलता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अब मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया cos स्क्वायर 3t,
3t, देन टेंशन नहीं है, 1 प्लस कॉस 6t हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे लाप्लास लेना है। अब आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लाप्लास के बाहर लिया जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली लाप्लास इज व्हाट, इट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर जाता है, यस, तो ये 2 भी बाहर चुपचाप जाएगा। अब ये तो इसके साथ बैठा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे ये लाप्लास लेंगे, एक बार इसका लाप्लास, एक बार इसका, 1 का लाप्लास 1/s एंड cos का लाप्लास ये वाला फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग फॉर्मूला बेस्ड ऑन solving questions based on these formulae. अब यहाँ पे एक छोटा सा सस्पेंस और रखना है। मैंने आपको बोला था देयर आर 9 फॉर्मूले और मैंने फिलहाल बोर्ड पे लिखा है सिर्फ 8, तो वो 9th भी आएगा, बट फिलहाल वो 9th आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, इसके लिए वो 9th पे मैं आपको फिलहाल नहीं लेके जा रहा हूँ। सो आई होप आज हम लोग आपके डाउट्स भी ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लाइव इंटरएक्टिव। सो ये लाइव के सेशन में जैसे कि अब क्लासरूम में कैसा होता था, हम लोग जो भी आपके डाउट्स होते थे वी यूज्ड टू कवर, तो लाइव में भी हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपके कुछ डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आगे के सेशंस में हम लोग कैसे प्लान करेंगे कि आपको जब भी कुछ डाउट होगा तो आप यहाँ पे एक बटन होगा रेज हैंड करने का, वो रेज हैंड करेंगे तो सामने मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, सो आई कैन अनम्यूट यू एंड या आप ही खुद करेंगे और वी कैन हैव अ डाउट। बाकी लोगों को भी वो ऑडिबल होगा, बाकी अगर उनके भी डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। देखो काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि एकेडमिक कैलेंडर में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे क्योंकि ये कोविड का जो सिचुएशन आया, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ। ये मुझे कुछ पता नहीं है ऐसा कि कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ जो जनरली सुनने में आ रहा है और जो ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। एकेडमिक कैलेंडर थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जा सकता है, सेमेस्टर को मे बी कट शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इलॉन्गेट नहीं करेंगे, नहीं तो आगे आने वाला सेमेस्टर भी अफेक्ट होगा। सो प्लीज ये बात को ध्यान रखना और ऐसा मत सोचना कि आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए। तो थोड़ा अगर कट शॉर्ट होता है तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। प्लीज ये बात को ध्यान में रखना। Students who have raised your hands, we have unmuted you. Okay, so just unmute from your side and you can ask questions to sir. Sir, what is f and f of s? Sorry, What is s and f of sorry, what is s and f of s? आपका वॉइस मुझे क्लियरली नहीं आ रहा है। प्रतिभा, if you can hear him, please let me know what he's saying. So will today's lecture be repeated when actual lectures will be started? Means from 10th and एक्चुअल लेक्चर 10 जून से जब चालू होगा तो ये सब रिपीट होगा फिर से, या we will be continuing from today? No, repeat होगा, session start से होगा. This was just a demo session for you all. So initial basic से ही सब start होगा, first lecture से start होगा. Okay. मतलब ऐसा चैप्टर ये वापस से स्टार्ट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। Okay. So can we attend diploma lectures? Means you said no, diploma will be different and degree lectures will be taken different separately. So I am a degree student, so can I attend the diploma lecture? So see, what I'm saying is जो डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक गैप हुआ रहता है, लाइक उनको फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में ही रहता है डिप्लोमा में, तो 2 साल का गैप होता है, तो उसको भरने के लिए हम लोग एक बोलते ना ब्रिज, वो गैप को फिल करने के लिए हम लोग एक छोटा सा सेशन रखेंगे which will only be for diploma to degree. But डिग्री स्टूडेंट में अगर किसी को ये फील होता है, वो एक सेशन होगा, पूरा बैच अलग नहीं है, तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि उनका वो बेसिक्स वापस से कवर करना है या वो नहीं आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव इंटीग्रेशन याद है, तो यू कैन रिक्वेस्ट अस ऑन व्हाट्सएप और आपको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। Okay, sir. और दैट पर्टिकुलर सेशन बैच एक ही रहने वाला है, वो एक सेशन अलग होगा। Okay. यस, नेक्स्ट Sir, what is s and f of s? सॉरी, He is saying what is S and F of S? KC FOS. S. Can you just write it on your chat? So I'll communicate it to sir. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yeah, please write it on the chat, na, the question you are asking, so I'll communicate it to sir. Yes. Yeah. Anyone else? Tarun?
Srushti, Nish, Okay, Chaitanya is asking S का वैल्यू दिया रहेगा क्या? Is that your question? यही है ना? So अगर if I'm right, if that is the question, तो देखो S का कोई वैल्यू नहीं है specifically. However, there is one type जो आगे आने वाला है, जिसको बोलते हैं particular value of Laplace. उसमें S का वैल्यू होता है. ये S basically क्या है? Replacement है. T time का replacement है ना? As time is variable, S is also variable. So जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसको T में लिखते हैं. वैसे हमारा आंसर भी इधर S में ही रहेगा हमेशा. जब लाप्लास लोगे आंसर S में ही आने वाला है. वो कुछ स्पेसिफिक Anybody else? so there was a question from Tarun. He is asking what is S in F bracket S. That is the answer that you get. See, जो f of s है वो सिर्फ एक representation है. जैसे मैंने आपको बोला find Laplace of cos square t. तो जो t का फंक्शन रहेगा we call it f of t. और जब हम लोग इसको लाप्लास सॉल्व करेंगे वो आगे हम लोग सेशन में देखने वाले हैं. जब उसका आंसर आएगा s में, इसका आंसर आता है हाफ 1 by s plus something. So जो इसका आंसर आने वाला है उसको हम लोग बस एक नोटेशन, just a notation, nothing else. आज तो चलो एक काइंड ऑफ इट वाज इंट्रोडक्टरी. बस लाप्लास का हम लोग ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा. व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इट इज गोइंग टू बी मच मोर इंटरेस्टिंग. ओके परफेक्ट. सो जो डाउट था, क्या था डाउट? एप्लीकेशन. सो मैथ्स का सिंपल काम क्या होता है? जो चीज रियल में अपने को करना है, बिफोर डूइंग इट वी ट्राई टू मॉडल इट. लाइक इफ यू सी हिस्ट्री ऑफ एनी मैथमेटिशियन और एनी मैथमेटिकल एप्लीकेशन, वी डू इट ऑन पेपर, देन वी डू इट विद एंट्री में. आप क्या करने वाले हो? जो आगे के सेमेस्टर्स में आपके ब्रांच से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आपको, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करूं तो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सिंथेसिस, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे, मतलब मैं ये सारे ब्रांचेस को कंबाइन करके बोल रहा हूँ. अगर मैं मैकेनिकल सिविल की बात करूँ तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए बोलो तो थर्मोडायनामिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सब में काम आने वाला है. So ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर some or the other way those concepts are going to be used. So I hope that answers your query. Okay, thank you everyone for coming and attending these sessions. These lectures will be also available on our Facebook live channel, okay, Facebook channel, and it will be also available on the YouTube. So in case if your friends are interested in seeing these demo sessions, they can also attend. Okay, thank you for joining.